जुओ फैन ने थोड़ी देर सोचकर सिर हिलाया। ठीक है, चलो तुम्हारे ब्रदर के पास चलते हैं। सिक्स्थ प्रिंस एकदम खुश हो गया। जुओ फैन के पास आ गया जैसे कोई बच्चा किसी हीरो से मिलने जा रहा हो। जुओ फैन हल्के से हंस पड़ा। ये बच्चा तो मेरा सबसे बड़ा फैन है, लगता है मुझे लेकर बहुत एक्साइटेड है। अचानक खिड़की से एक जोर की आवाज आई, सिक्स्थ प्रिंस भागो, एल्डरशी आ रहा है। जुओ फैन और प्रिंस ने देखा कि जिन भुआन और उसके साथी खून में सने हुए जमीन पर गिर पड़े और फिर से खून थूकने लगे। सिक्स्थ प्रिंस ने उन्हें उठाया। क्या हुआ वेनरेबल जिन, यह हाल कैसे हुआ? जिन बहुमान खांसते हुए बोला, भागो प्रिंस, एल्डरशी तुम्हारे महल में कत्लेआम कर रहा है। हमने इसी मौके पर तुम्हें खबर देने का फैसला किया। तुम्हें इंपीरियल पैलेस जाना होगा, वहां हिज मैजेस्टी के पास, शायद उसकी गुस्सा थम जाए। सिक्स्थ प्रिंस की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कमीना ये सब कर रहा है, ये तो हद हो गई। एल्डर होने के बावजूद इस हद तक गिर गए। वो तीनों तो सेक्ट से निकाल दिए गए थे और अब अपनी भड़ास आम लोगों पर निकाल रहे हैं। जिन बहुमान ने सिर झटकते हुए कहा, बीस्ट टेमिंग सेक्ट ने उन्हें भले ही बाहर निकाला हो, पर वो अभी भी एल्डर हैं और उनके पास ताकत है। जब तक कोई बड़ा कांड न हो, सेक्ट उन्हें बचा लेगा, क्योंकि वो इथीरियल स्टेज के हैं। इस एम्पायर में ऐसा कौन है जो उनसे टक्कर ले सके? प्रिंस, हम तुम्हारे उसूलों की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी बात काटनी पड़ेगी। तुम बहुत भोले हो। कुछ लोग और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे उलझना ठीक नहीं होता। सिक्स्थ प्रिंस का माथा तड़कने लगा। वो बुढ़े पूरे कैपिटल को परेशान कर रहे हैं और अब तो मुझे भी निशाना बना लिया। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा। ऐसे हाल में हम क्वानरोंग एम्पायर कैसे चलाएंगे? नहीं, मुझे इंपीरियल फादर से जाकर कहना होगा कि इन तीनों को हमेशा के लिए हटाएं। जिन बहुमान दुख में डूबा हुआ बोला, कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। हिज मैजेस्टी भी यही चाहता होगा, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ताकतवर नहीं है। सिक्स्थ प्रिंस गुस्से में कांप रहा था। फिर उसकी नजर जुओ फैन पर पड़ी। सर जुओ, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जुओ फैन ने आराम से कहा, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो सबसे सही होता कि तुम सीधा इंपीरियल पैलेस में छुप जाते और तुम लोग किसी को भेज देते खबर देने के लिए और खुद सीधा वहां चले जाते। जिन बहुमान ने माथा पीट लिया। हाय रे, ये दिमाग पहले क्यों नहीं चला? हमें सीधा हिज मैजेस्टी को खबर भिजवानी चाहिए थी। सिक्स्थ प्रिंस ने जुओ फैन की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन अब आप यहाँ हो, अब क्या करूं? आप तो मेरी मदद कर सकते हो। जुओ फैन ने हंसते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस। सिक्स्थ प्रिंस ने उम्मीद से पूछा, क्या? जुओ फैन की आंखों में एक शरारती चमक आई। बस मुझे क्राउन प्रिंस वाले अजीब जगह ले चलो, फिर तुम जाकर पैलेस में छुप सकते हो। सिक्स्थ प्रिंस का चेहरा थोड़ा टेढ़ा पड़ गया। उसे पता था जुओ फैन कितना ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसने साफ मना कर दिया। जिन बहुमान गुस्से में बोला, सिक्स्थ प्रिंस की जान पर बनी है और तुम क्राउन प्रिंस के पीछे भाग रहे हो। प्रिंस ने तुम्हें इज्जत दी और ये तुम्हारा जवाब है? मैं जानता हूं तुम इथीरियल स्टेज के नहीं हो, इसलिए खुद को दूर रखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा प्लान सही है। जुओ फैन ने कहा, तो फिर तुम सब इंपीरियल पैलेस जाओ। मैं अकेले ही क्राउन प्रिंस से मिलने जा रहा हूं। उसका घर कोई छिपी हुई जगह नहीं है। कहकर जुओ फैन उड़ गया। सिक्स्थ प्रिंस भी पीछे दौड़ा। रुको सर जुओ, मैं ले चलता हूं। जिन बहुमान झुंझलाकर बोला, प्रिंस, उसे जाने दो, तुम्हारी जान ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ प्रिंस बोला, अगर मौत से डरकर जीना बंद कर दूं तो फिर जीने का मतलब क्या है? सर जुओ जैसे महान इंसान मेरे सामने हैं, तो मैं उनके साथ क्यों न जाऊं? सर जुओ, रुको मेरे लिए। वो लोग तेजी से इमारत से बाहर निकल गए। तभी अचानक एक भयानक ठहाका गूंजा। हा, तो तू यहाँ छिपा बैठा है। तूने मुझे नाराज किया और फिर मैंने तेरे बाप के कहने पर सोचा कि माफ कर दूं, लेकिन तू तो मुझसे मिलने ही नहीं आया। अब तो एम्परर भी तेरी जान नहीं बचा पाएगा। जिन बहुआन तुरंत प्रिंस के सामने आकर उसे बचाने लगा। एल्डरशी नीचे उतर आया। उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान थी। तुम सब सिर्फ रेडियंट स्टेज के हो, तुम्हें एथीरियल स्टेज का डर नहीं लगता क्या? सिक्स्थ प्रिंस, आज तेरा आखिरी दिन है। लेकिन फिर एल्डरशे की नजर प्रिंस के बगल में खड़े जुओ फैन पर गई। वो वहीं जम गया। उसने डरते हुए कहा, तू? जुओ फैन थोड़ा कंफ्यूज था। किससे बात कर रहा है ये? एल्डरशे चीखा, बहाने मत बना, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। उसकी मुट्ठियां कस गईं, आंखें लाल हो गईं। 8 साल हो गए तुझे ढूंढते हुए, आज आखिर मिल गया। जुओ फैन ने सिर खुजलाते हुए कहा, क्या हम पहले मिले हैं? एल्डरशे का चेहरा नफरत से भर गया। मिला था? अगर तू नहीं होता तो मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। तेरी वजह से मेरा शरीर तबाह हो गया। मैंने रातों को तुझे याद करके सिसकियां ली। तेरे सफेद बाल और वो आंखें मेरे सपनों में डर बनकर आते थे। तेरी वजह से ही मुझे सेक्ट ने निकाल दिया, और ये सब उस त्यान्यू वाले युद्ध की वजह से हुआ। तूने मेरी बॉडी तोड़ी, फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने हमारे सेक्ट के खिलाफ सबूत निकाले। बाकी 2 सेक्ट्स ने हमसे स्पिरिट स्टोन्स छीन लिए। हम पर इल्जाम लग गया। मैं तबाह हो गया। अब मैं तुझसे और प्रिंस दोनों से बदला लूंगा। जुओ फैन थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, ओह, तो वो गंदा सांप था तू? अब समझा। सिक्स्थ प्रिंस खुश हो गया। सर जुओ, अब तो आप इन्वॉल्व हो ही गए। चारों एल्डर हैरान रह गए। ये भला क्या करेगा? ये भी तो रेडियंट स्टेज का है। लेकिन प्रिंस को पूरा भरोसा था। जुओ फैन ने नाक खुजलाते हुए कहा, हाँ, अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि
मैंने एक बार गलती की थी, अब दोबारा नहीं करूंगा। उसकी आंखों में खून जैसा तेज चमक उठा। एल्डर शेख कांप गया। उसे लगा जैसे कोई खूंखार जानवर उसकी ओर देख रहा हो। उसका दिल दहल गया, लेकिन फिर वो खुद से बोला, नहीं, ये सिर्फ रेडियंट स्टेज का लड़का है, मुझसे डराने वाला नहीं। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। जबरदस्त ताकत एल्डर शेख के आर पार हो गई। उसके पीछे की इमारत और फिर झरना भी सब उड़ गया। धूल और पानी का तूफान आसमान तक उठ गया। पूरा आसमान कोहरे और धूल से भर गया। जब सब शांत हुआ तो सामने सिर्फ तबाही ही दिखी। वो 18 मंजिला इमारत गायब, 300 फुट ऊंचा झरना भी गायब, और एल्डर शेख का नामो निशान तक नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ समतल मैदान। ज़ुओ फैन ने अपना हाथ नीचे किया। आंखों में ठंडी नफरत थी। कितना झंझट करता है। जिन भुआन और बाकी सब हैरान रह गए। सिक्स्थ प्रिंस सबसे पहले बोला, कूल। ज़ुओ फैन ने अपना भारी हाथ नीचे किया, जैसे कोई मामूली काम कर दिया हो। उसने सिक्स्थ प्रिंस के कंधे पर हल्के से थपकी दी। अब जल्दी से ले चलो मुझे क्राउन प्रिंस के पास, उम्मीद है वहां मुझे मेरी चीज मिल जाएगी। सुनते ही प्रिंस ने थोड़ी देर चुप रहकर खुशी से चिल्लाया और सबसे आगे बढ़ गया। जिन भुआन और उसके 3 साथी तो बिल्कुल सदमे में थे, बस खाली खाली निगाहों से उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे। हे भगवान, ये सच में उतना ताकतवर है जितना सिक्स्थ प्रिंस कहता था। इस बार तो उसने एकदम सही बोला था। ये तो दिखावे से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट को एक ही पंच में खत्म कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने पहले इसे लड़ाई के लिए नहीं उकसाया, वरना अब तक मरे पड़े होते। चारों को फिर से उस रेस्टोरेंट वाले सीन की याद आ गई तो उनका शरीर कांप गया। ज़ुओ फैन और प्रिंस कुछ दूर निकल ही गए थे कि अचानक जमीन हिलने लगी और एक भारी सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन से एक विशालकाय अजगर का चेहरा बाहर निकला और फुफकारा, साले, तूने फिर से मेरा शरीर बर्बाद कर दिया। अब तुझे जिंदा ही निगल जाऊंगा। जिन भुआन चीख पड़ा, ये एल्डर शेख की सोल है। रेडियंट स्टेज में शरीर तो मजबूत होता है, लेकिन सोल एथीरियल स्टेज वालों जितनी ताकतवर नहीं होती। अब तो गए काम से। एल्डर शेख ने कुटिलता से हंसते हुए कहा, हाँ साले, तूने फिर से मुझ पर वार किया और मेरा शरीर तोड़ दिया, लेकिन तू रेडियंट स्टेज का है, मेरी सोल से कैसे निपटेगा। अचानक ज़ुओ फैन के पीछे से एक लाल रंग का ड्रैगन क्लॉ निकला और उस लहराती नाग जैसी सोल को पकड़ लिया। एल्डर शेख के शब्द गले में ही अटक गए। उसके तेज आंखों में ऐसा डर भर आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। ये सोल है? कैसे? ये तो बस रेडियंट स्टेज पर है। ज़ुओ फैन ने आंखें चमकाई। क्या बेवकूफी की तूने? तू आराम से सोल बनकर उड़ सकता था, लेकिन तुझे तो मरने का शौक चढ़ा था। ड्रैगन क्लॉ ने कसकर दबाया। एल्डर शेख की सोल एक आखिरी बार चिल्लाई और फिर बिखरकर रूहानी कणों में बदल गई। वो क्लॉ वापस ज़ुओ फैन में समा गया और फिर पहले की तरह सिक्स्थ प्रिंस के पीछे पीछे चल पड़ा। जिन भूमान बस उसे देखता रह गया। उसका चेहरा बेजान सा हो गया। चारों एल्डर बस वही सोचते रह गए, रेडियंट स्टेज का कोई इंसान सोल कैसे बना सकता है? ये तो सच्चा पागल है। उधर एक आदमी और औरत एक सुंदर झील के किनारे एक महलनुमा जगह पर बैठे थे। आदमी के सिर पर मुकुट था, उसके शरीर पर भारी भरकम जेवर, लेकिन उसका शराफत भरा रूप उसके गंदे मुस्कान से बिगड़ चुका था। खासकर जब वो बगल में बैठी लड़की को उस नजर से देखता। वो लड़की थी क्वानरोंग के हाई कमांडर की बेटी लियनेर। चमकती आंखें, तराशे हुए भौं, लेकिन उसके चेहरे पर लगातार चिंता की लकीरें थीं। चारों ओर नाच गाना चल रहा था। औरतें झीने कपड़ों में गंदी हरकतों वाले गाने पर नाच रही थीं। लियनेर अपने होंठ काटती रही। वो आदमी यानी क्राउन प्रिंस किसी औरत की कमर में हाथ डाले बैठा था। कभी उसका हाथ पकड़कर फल खाता, कभी उंगलियां चूसता और फिर जोर जोर से हंसता। लियानर को उल्टी आ रही थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी। लियानर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्राउन प्रिंस, क्या आप मेरे भाई को छोड़ सकते हैं? वो आदमी हंसते हुए बोला, उसने पूरे साम्राज्य के सामने मुझे मुक्का मारा था, अब ऐसे कैसे छोड़ दूं? लियानर ने और जोर से होंठ काटे। उससे गलती हुई थी, लेकिन वो सिर्फ मेरी रक्षा करना चाहता था। गलती मेरी थी। कृपया तोबा परिवार की वफादारी को देखकर मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मैं कभी भी आपकी इस दया को नहीं भूलूंगी। वो आदमी आंखें मिचकाते हुए बोला, सच में कभी नहीं भूलोगी? उसने उसकी तरफ देखकर गंदी मुस्कान दी। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस उम्र भर मेरी सेवा करती रहो, फिर तुम्हारा भाई छोड़ दूंगा। लियानर डर से कांपते हुए पीछे हट गई। योर हाइनेस, कृपया अपनी मर्यादा में रहिए। क्राउन प्रिंस ने बगल की औरत को परे धकेला। चेहरा सीरियस हो गया। तोबा लियानर, ज्यादा मासूम मत बनो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं अब तक तुम्हें झेल रहा हूँ। तुम्हारा परिवार बड़ा नामी रहा है, लेकिन 8 साल पहले की हार के बाद तुम अपराधी बन गए हो। एम्परर ने तोबा तिएशान को सिर्फ गार्ड कैप्टन बनाया। यह सब मेरे कारण हुआ, वरना अब तक तुम लोगों को सूली पर लटकाया जा चुका होता। लियानर ने सिर झुका लिया। होंठ कांप रहे थे। क्राउन प्रिंस फिर बोलने लगा, और बदले में तुम क्या करती हो? मैंने शादी के लिए भी पूछा था, लेकिन उस बुढ़े ने साफ मना कर दिया। फिर खुद मेरे पास मिन्नतें करने आ गया। एल्डर शे ने तुम्हें देखकर तब से ही आंख लगा रखी है, तियानियों की जंग के बाद से। उसकी सोल सेक्ट ने बचा ली। अब वो मेरे नाम का सहारा लेकर तुम्हें हासिल करना चाहता है। अगर तुम मेरी कंक्यूबाइन होती तो कोई एल्डर, चाहे इथीरियल स्टेज का ही क्यों न हो, तुम तक हाथ नहीं बढ़ा सकता।
लियानर एकदम थरथरा रही थी लेकिन कुछ नहीं बोली। क्राउन प्रिंस उसके सामने आ गया। मैंने तुम्हारी रक्षा करने की हामी भरी, लेकिन तब जब तुम मेरी बनो। तुमने 8 साल से शादी टाल रखी है, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? लियानर कांपते हुए बोली, माफ कीजिए योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस ने उसके चेहरे को सहलाया। उसकी आंखों में वासना चमकने लगी। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और फिर उसने उसे जबरन पकड़ लिया। लियानर चीख पड़ी, नहीं योर हाइनेस। वो छटपटाई और आखिरकार अपनी युआन QE से उसे दूर धकेल दिया। क्राउन प्रिंस 4 पत्थर के खंभे तोड़ते हुए दूर जा गिरा। जो आदमी प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर था, उसे 8th लेयर की एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया। उसके अंदर बचा ही क्या था? वासना ने उसके शरीर से सारी ताकत खींच ली थी। वो जमीन से उठता हुआ गुस्से में बोला, ते हुए तू? लियानर रोती हुई कांप गई। योर हाइनेस, मेरा कोई इरादा नहीं था। क्राउन प्रिंस सांसें फूंकते हुए चिल्लाया, तुम्हें मेरी कंक्यूबाइन बनने का सौभाग्य मिला, लेकिन 8 साल में एक बार भी मैं तुम्हें छू नहीं पाया। जब भी पास आने की कोशिश की, तुम्हारा ब्रदर मुझे मारता। अब तुमने भी धक्का दे दिया। क्या मैं मजबूरी में दूसरों के पास जाऊं? नहीं योर हाइनेस, मेरी बात सुनिए बस। क्राउन प्रिंस चीख पड़ा, गार्ड्स, उस तोबा ल्यूफेंग को लाओ। कुछ लोग तुरंत वहां से निकल पड़े। थोड़ी देर में एक घायल और बंधा हुआ आदमी घसीट कर लाया गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन फिर भी साफ पता चल रहा था वो टोबा लीफिंग था, कमांडर टोबा टीशन का इकलौता बेटा। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे से वीरता की कोई भी झलक नहीं बची थी। भाई, लियानर ने जैसे ही अपने भाई को देखा, जो क्राउन प्रिंस के जुल्मों का शिकार हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल तड़प उठा। टोबा लीफिंग चीखा, बहन, तुम यहाँ क्यों आई हो? भाग जाओ। क्राउन प्रिंस हंसता हुआ बोला, और क्यों आती? तुझ जैसे अपराधी के लिए मन्नतें करने। राज परिवार के किसी सदस्य पर हाथ उठाना मौत की सजा है। कोई कितना भी तेरे लिए अदालत में बोले, फैसला मेरा होगा। चाहूं तो पूरे टोबा खानदान को क्वानरोंग एम्पायर से मिटा सकता हूँ। हा टोबा लीफेन, लोग कहते हैं तू समझदार और बहादुर योद्धा है, तो फिर ऐसा बेवकूफी भरा कदम क्यों उठाया? उस एक मुक्के से तूने अपने पूरे खानदान का भविष्य तबाह कर दिया। टोबा लीफेंग कांप गया और थूकते हुए बोला, क्राउन प्रिंस, मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब तूने मेरी बहन पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्राउन प्रिंस ने बात काटते हुए कहा, जबरदस्ती? वो तो मेरी कॉन्क्यूबाइन है, उसके भाई की इसमें क्या दखल? फिर उसने मुड़कर लियानर की तरफ देखा और घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, लियानर, तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो, अपना फर्ज निभाओ। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, तेरे भाई को छोड़ दूंगा। जब मैं सम्राट बनूंगा तो तोबा परिवार फिर से ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मना किया तो उसकी आवाज में खतरा था, तो तेरे भाई के साथ साथ तेरे पिता और घर के 8 नौकरों की लाशें गिरेंगी। मैं कसम खाता हूँ, तोबा नाम का एक कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। लियानर कांप गई, चेहरा सफेद हो गया डर से। टोबा ल्यूफेंग ने गुस्से में कहा, क्राउन प्रिंस, मर्द है तो मुझसे बदला ले। मेरे परिवार को क्यों घसीट रहा है? लियानर, इसके झूठे वादों पर भरोसा मत करना, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिता और मैं कभी नहीं चाहेंगे कि तू इससे शादी करे। बस करो भाई, लियानर ने कमजोर सी आवाज में कहा, योर हाइनेस, इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। क्राउन प्रिंस ने जीत की मुस्कान दी। टोबा लीफेंग चीख पड़ा, नहीं। लियानर की आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। तभी एक गार्ड भागता हुआ आया, योर हाइनेस, 6th प्रिंस एक अजीब से नौजवान के साथ आया है, वो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। क्राउन प्रिंस ने उसे झटकते हुए कहा, उस बेवकूफ भाई की टाइमिंग देखो, बिल्कुल ही गलत वक्त पर आया है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, उसे कहो वापस चला जाए। आज मेरी जिंदगी का सबसे ग्लोरियस दिन है, मुझे उसके नखरे नहीं चाहिए। मैं अभी जाकर कह देता हूँ 6th प्रिंस को। गार्ड चला गया। क्राउन प्रिंस ने फिर लियानर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वहशीपन था, हाथ कांप रहे थे, जैसे उसके जिस्म को पाने का सपना बस पूरा ही होने वाला था। लियानर, अब तू मेरी है, ये धरती का स्वर्ग है, फिर मेरे भाई का क्या होगा? लियानर ने धीमे से पूछा। क्राउन प्रिंस ने हाथ घुमाते हुए कहा, जब तू मेरी हो जाएगी तो वो मेरा साला कहलाएगा। मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा उस पर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लियानर ने टूटे हुए दिल से सिर हिलाया। उसकी आंखों से रोशनी चली गई थी। टोबा लीफेंग की आंखों में अपमान और घृणा जलने लगी। एक ऐसा आदमी जो खुद को बचा नहीं पाया, अब अपनी बहन की कुर्बानी पर जिंदा रहेगा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। सारे लोग चौंक उठे। क्राउन प्रिंस चिल्लाया, ये क्या था? एक गार्ड दौड़ता हुआ आया, योर हाइनेस, 6ठे प्रिंस का मेहमान जबरदस्ती अंदर घुस रहा है। क्या? मेरा भाई बगावत कर रहा है? क्राउन प्रिंस गुस्से से पागल हो गया। क्या कर रहे हो तुम सब? लोगों को भेजो, पकड़ कर लाओ उन्हें, उसे बांध कर मेरे सामने लाओ। मैं खुद इंपीरियल फादर से शिकायत करूंगा। कसम से वो उसके साथ ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे घर में घुस आया है। गार्ड हिचकिचाते हुए बोला, योर हाइनेस, वो लड़का बहुत ताकतवर है, हम रोक ही नहीं पा रहे। जो भी लोग भेजे सब मर गए। मैं तो जैसे तैसे भागकर आपको बताने आया हूँ, वो दोनों तो बस पहुंच ही गए हैं। तभी फिर से जोर का धमाका हुआ। धूल और मलबा उड़ता हुआ आया। जब सब शांत हुआ तो 2 लोग मलबे के बीच से आराम से निकलते हुए आ रहे थे।
उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे ये उनका घर हो। छठे प्रिंस, यही रास्ता है ना? सर जुओ, बस थोड़ा आगे। पिछली बार मैंने क्राउन प्रिंस के घर का नजारा यहीं देखा था। वो झील बहुत सुंदर लगती है। सिक्स्थ प्रिंस मुस्कुराते हुए आगे चल रहा था। ये जगह तो मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन एल्डर ब्रदर किसी कीमत पर देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि एम्परर ने भी कुछ नहीं किया। कहते हैं क्राउन प्रिंस की जगह कोई नहीं ले सकता। झोफान ने सिर हिलाया। सही बात है, ये सिर्फ एक मकान की बात नहीं, ये क्राउन प्रिंस की इज्जत की बात है। अगर ये जगह किसी और को दे दी जाए तो फिर उसकी क्या औकात बचेगी। चाहे एम्परर तुझसे कितना प्यार करता हो, वो इंपीरियल फैमिली की इमेज खराब नहीं करेगा। सिक्स्थ प्रिंस ने सिर हिलाया। सही बात है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हम ऐसे घुसकर उसका भी नाम खराब कर रहे हैं। वो तो क्राउन प्रिंस है, उसका महल ऐसे बर्बाद करना ठीक तो नहीं। झोफान ने उसकी तरफ देखा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? सिक्स्थ प्रिंस चौंका। तू तो एकदम जबरदस्त है। दोनों जैसे किसी मेले में घूम रहे हों, कहीं भी देख रहे थे सिवाय क्राउन प्रिंस की तरफ। ये तो सीधी बेइज्जती थी। क्राउन प्रिंस आग बबूला हो गया। सिक्स्थ प्रिंस, ये क्या बेहूदगी है? बगावत कर रहा है तू? ऐसी कोई बात नहीं है एल्डर ब्रदर। मेरे आदर्श आए हैं तो मैं कैसे न लाता, और वैसे भी तेरे यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है तो मैं उन्हें ले आया। तेरी क्राउन प्रिंस चीख पड़ा। ये क्राउन प्रिंस का महल है और तूने उसे ऐसे ही तबाह कर दिया बस इस बहाने से? हद हो गई। झोफान और सिक्स्थ प्रिंस ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। झोफान इधर उधर देखते हुए बोला, यार कुछ खास तो नहीं लग रहा। वो अजूबा कहाँ है जिसकी तू बात कर रहा था? वो जो झील है ना सामने, वही है। आपको निराश नहीं करेगी सर जो। सिक्स्थ प्रिंस उसके पीछे पीछे चिपक गया। क्राउन प्रिंस की हालत खराब थी, कोई उसकी परवाह ही नहीं कर रहा था। लियनेर ने देखा कि झोफान बस इधर उधर देख रहा है। उसकी मरी हुई उम्मीदों में फिर से जान आ गई। झोफान, तब तुम झोफान हो? हाँ, तुम झोफान को थोड़ा ध्यान देना पड़ा, फिर पहचान गया। ओह, तोबा टिएशान की बेटी लियनेर, काफी वक्त हो गया, कैसी हो? लियनेर ने कमजोर सी मुस्कान दी। झोफान झील के पास गया, बाकी सबको नजरअंदाज करते हुए बोला, ये तो मेरे काम की चीज नहीं है। आते ही लगा था कि कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी देखा तो सही। चलो, वो जगह कहाँ है सिक्स्थ प्रिंस? सरजो, ये जो झील है वही तो है। प्रिंस उछलकर सामने आया और झील की ओर इशारा किया। झोफान अब भी सबको नजरअंदाज करते हुए बस झील को देख रहा था। लियनेर का दिल फिर से दुखने लगा। ये हमेशा सबको इतना नजरअंदाज क्यों करता है? शायद इसी वजह से जिसे ये पहचानता है वो जिंदगी भर इसे भूल नहीं पाता। लियनेर की आंखों में एक अजीब सी कोमलता आ गई। उधर क्राउन प्रिंस तो गुस्से से कांप रहा था। इतनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं हुई उससे। उरुष अपनी भूमिका निभा रहे थे। उसने कहा, महल में जितने भी वेनरेबल्स हैं सबको बुलाओ, इस बेअदब को मार डालो, उसे दिखाओ कि मेरे घर की बर्बादी की क्या सजा होती है। यस सर। गार्ड झुककर चला गया। झुओ फैन को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो तो अब भी झील को ही देख रहा था। बधे हुए टुओबा ल्यूफेंग ने ये देखा और चिल्लाया, झुओ फैन, क्राउन प्रिंस मदद बुला रहा है। मेरी बहन को लेकर भाग जाओ और दोबारा कभी क्वानरोंग मत लौटना। झुओ फैन ने आवाज की तरफ देखा। अरे ये कौन है अब? राजकुमार की आंखों में नफरत से आग जल रही थी। वो टुओबा ल्यूफेंग को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे अभी जलाकर राख कर देगा। फिर गुस्से में आगे बढ़कर उस बंधे हुए यंग कमांडर को एक जोरदार लात मार दी। दुश्मनों को बुलाकर तू मरने की दावत दे रहा है क्या? भाई, लियानर की आंखों से निकल पड़ा। झुओ फैन ने टुओबा ल्यूफेंग की हालत देखी और माथा सिकोड़ लिया। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। फिर झुओ फैन ने सिर हिलाया। तू वही है ना जो तियानियों में कमांडर बनने का नाटक कर रहा था? टुओबा ल्यूफेंग, वाकई में तू अब बहुत कूल लग रहा है। खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है मुझे। छठे राजकुमार ने हंसते हुए कहा, हा हा हा। सर झुओ, आपको इस यंग टुओबा से कुछ खास बैर है क्या? बेचारा इतनी मुसीबत में है और आप फिर भी उसे चिढ़ा रहे हो। लियानर ने गुस्से में झुओ फैन को घूरा। झुओ फैन ने कंधे उचकाते हुए कहा, पिछली जंग में हम एक दूसरे के दुश्मन थे, बस इतना ही, कोई पर्सनल बात नहीं है। फिर उसने लेक की तरफ देखा और बोला, छठे राजकुमार, वो कमाल की चीज कहाँ है जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे? टुओबा ल्यूफेंग ने घबराकर चिल्लाया, झुओ फैन, क्राउन प्रिंस के पास कई एक्सपर्ट हैं, प्लीज बिना सोचे कुछ मत करना वरना देर हो जाएगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को इस नरक से निकाल कर ले जाओ, उसे बचा लो। हरामजादे, तू अब भी बोल रहा है? अब भी राज खोल रहा है? क्राउन प्रिंस को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया और वो फिर से टुओबा ल्यूफेंग को बेरहमी से मारने लगा। झुओ फैन ने इन सब पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी नजर अब भी लेक पर ही थी। लियानर घबरा गई और रोती हुई बोली, झुओ फैन, प्लीज मेरे भाई को बचाओ, वो मर जाएगा। लेकिन झुओ फैन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। झुओ फैन, मेरे भाई को मार दिया जाएगा क्योंकि उसने तुम्हें सच बताया और तुम बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? लियानर की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका लहजा भी तेज हो गया। तुम कितने खुदगर्ज हो। झुओ फैन ने उसकी ओर देखा। खुदगर्ज? क्या मैंने उससे कहा था कि वो बोले? उसे जो सजा मिल रही है वो उसकी अपनी करनी का नतीजा है।
जुओ फैन की ये बात सुनकर लियानर और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, बस खड़ी रही और देखती रही कि कैसे उसका भाई क्राउन प्रिंस के हाथों पिट रहा था। जुओ फैन ने लेक की तरफ दोबारा देखा और बोला, छठे राजकुमार, ये लेक तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है, आप मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे? छठे राजकुमार ने हंसते हुए कहा, ही, ये तो ट्रिगर करने से ही एक्टिव होती है। कैसा ट्रिगर? जुओ फैन की आंखों में दिलचस्पी चमक उठी। छठे राजकुमार ने मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ इशारा किया, स्नो लोटस सीड्स डालने से ये एक्टिवेट होती है। ये एक 6th ग्रेड का पिल इंग्रेडिएंट है जो सिर्फ हमारी क्वानरोंग की वुल्लारा स्नो पीक पर ही मिलता है, और ये सिर्फ मेरे बड़े भाई के पास होते हैं। क्राउन प्रिंस? जुओ फैन की आंखों में एक चमक आई, लेकिन छठे राजकुमार ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, भाई बहुत कंजूस है, जब तक उससे कोई खास बात ना हो वो स्नो लोटस सीड्स बाहर नहीं निकालता। बस त्योहारों या हमारे इंपीरियल फादर के जन्मदिन पर ही वो इनका इस्तेमाल करता है। सर जुओ, आप क्या करने का सोच रहे हैं? जुओ फैन सीधा क्राउन प्रिंस के पास गया और उसके हाथ को बीच में पकड़ लिया जब वो मारने ही वाला था। क्राउन प्रिंस चौंक गया और गुस्से में बोला, क्या कर रहे हो? क्या तुम इस गद्दार को बचाना चाहते हो? जाहिर सी बात है तुम भी उसी की तरफ हो। अभी उसने तुम्हें बताया और तुम बचाने आ गए। सोचते हो बचा लोगे? 1 मिनट रुक जाओ। जुओ फैन ने सिर हिलाया। आप उसे मारो या काटो, वो आपकी मर्जी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। लियानर ने जुओ फैन को गुस्से से देखा। उसने सोचा था कि शायद जुओ फैन उसे बचाने आया है, लेकिन अब तो उससे भी ज्यादा नफरत हो गई उसे। क्राउन प्रिंस ने सोचा, जुओ फैन डर गया है तो और भी अकड़ गया। कायर कहीं का, माफी मांगने आया है क्या? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब मेरे एक्सपर्ट यहाँ आएंगे ना, तुम सबकी लाशें ही मिलेंगी। अरे वो बात की बात है। जुओ फैन शांत रहा और बोला, मुझे बस तुझसे एक स्नो लोटस सीड चाहिए। देखना है इस जगह में आखिर है क्या खास बात। स्नो लोटस सीड? क्राउन प्रिंस हंसते हुए बोला, तू इस चमत्कार को देखना चाहता है? हा, ये क्वानरोंग की किस्मत की निशानी है और सिर्फ हमारी रॉयल फैमिली को ही इसकी खूबसूरती देखने का हक है। भड़ाम। जुओ फैन ने बिना कुछ कहे उसका सिर पास ही के पत्थर के खंभे से टकरा दिया। अब उसका खूबसूरत चेहरा खून और टूटे दांतों से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार नहीं बल्कि कोई सड़क छाप गुंडा पड़ा हो। वो टुओबा ल्यूफिंग से भी बदतर हालत में था। सब लोग चौंक गए कि जुओ फैन ने क्राउन प्रिंस के साथ इतनी बेरहमी दिखाई। जुओ फैन ने उसका चेहरा पकड़कर बोला, स्नो लोटस सीड, तो तू भूल जा, मेरे लोग आ रहे हैं। भड़ाम। जुओ फैन ने फिर से उसका चेहरा पत्थर पर दे मारा, फिर से और फिर से। फिर उसने क्राउन प्रिंस का चेहरा उठाया जो अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। स्नो लोटस सीड, तो तू। भड़ाम। स्नो लोटस सीड। भड़ाम। जुओ फैन बार बार उसका चेहरा पत्थर पर मारता रहा और पूछता रहा। क्राउन प्रिंस चाहे कोई भी हो, जुओ फैन के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। आखिरकार वो रोने लगा। स्नो लोटस सीड। जुओ फैन गरजा, लेकिन क्राउन प्रिंस अब कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तब जुओ फैन ने देखा कि उसके हाथ किसी और की तरफ इशारा कर रहे थे और उसका मुंह खून और टूटे दांतों से भरा हुआ था। जुओ फैन ने समझा कि अब वो बोल नहीं सकता। उसने देखा कि वो किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ पल सोचकर जुओ फैन ने छठे राजकुमार की तरफ देखा। क्या ये उस बिल्डिंग की बात कर रहा है? छठे राजकुमार, तुम्हें पता है वो कैसे दिखता है? जाकर देखो। जरूर। छठा राजकुमार हंसते हुए उधर चला गया जैसे उसे अपने भाई की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो बड़ा ही शैतान लड़का है, जुओ फैन ने सोचा और क्राउन प्रिंस को फेंक दिया। फिर लेक के पास जाकर फिर से पानी में देखने लगा। लियानर और टुओबा ल्यूफिंग दोनों हैरान रह गए। जुओ फैन बात करते हुए जितना ठंडा था, मारते वक्त उतना ही खतरनाक निकला। यहाँ तक कि लियानर को भी क्राउन प्रिंस की हालत देखकर दुख हो रहा था। चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, इस तरह चेहरा बिगाड़ देना, वो चेहरा जो कभी इतना खूबसूरत था। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनकी हालत कितनी गंभीर है। ओ नहीं। टुओबा ल्यूफिंग उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, जुओ फैन, क्राउन प्रिंस को मारकर तुम क्वानरोंग के दुश्मन बन गए हो। मेरी बहन को लेकर भाग जाओ, वरना जब उसके एक्सपर्ट आ गए तो तुम बच नहीं पाओगे। लियानर ने एक बार जुओ फैन की तरफ देखा, फिर अपने भाई की ओर। भाई, क्यों ना हम बस पिताजी के पास चले जाएं? ये जगह अब हमें नहीं चाहती। मैंने भी ये सोचा था, लेकिन पिताजी हमेशा अपने देश के वफादार रहे हैं, वो कभी भी उससे गद्दारी नहीं करेंगे। टुओबा ल्यूफिंग ने लंबी सांस ली। लियानर ने मायूस होकर सिर झुका लिया। जुओ फैन ने देखा और अतीत की बातें याद आ गईं। डुगू झांतियान भी अपने देश से वफादारी के चलते मारा गया। कहना पड़ेगा ये दोनों बूढ़े एक जैसे ही हैं। हा। दोनों भाई बहन ने सिर हिलाया। मार्शल और कमांडर को लोगों का सम्मान सिर्फ उनकी जंगों में जीत से नहीं बल्कि उनकी वफादारी की वजह से मिला था। जुओ फैन, मेरे पिता और मैं मर भी सकते हैं, लेकिन लियानर को इस नरक में नहीं मरना चाहिए। बस तुमसे एक विनती है, उसे बचा लेना, टुओबा खानदान को जिंदा रखना। नहीं, मैं अभी इस जगह का स्पेक्टिकल देखना चाहता हूँ। टुओबा ल्यूफिंग ने फिर जुओ फैन से विनती की, लेकिन जुओ फैन ने मना कर दिया। उसका कारण सुनकर टुओबा ल्यूफिंग बेबस हो गया। भाई, क्या ये खूबसूरत नजारा हमारी जान से ज्यादा जरूरी है? खूबसूरत नजारा?
जुओ फैन ने भौहें चढ़ाई। क्या ये जगह बस एक देखने लायक व्यू ही है? तभी एक हंसी गूंजी। हा हा हा, तुम सोचते हो कि क्राउन प्रिंस की हवेली बर्बाद करके ऐसे ही बच जाओगे? हमें क्या सेटिंग समझ रखा है? चारों ओर से 9 ताकतवर एनर्जीज घेर चुकी थी। 9 एल्डर वहां आ चुके थे। धत, ये तो क्राउन प्रिंस के 9 वेनरेबल्स हैं। सब 8th या 9th लेयर रेडियंट स्टेज के हैं और 4 तो पूरे पीक पर हैं। अब तो गए काम से, टूओबा ल्यूफेंग ने कांपते हुए कहा। लियानर ने अपने भीगे हुए हाथों को भींच लिया और जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन उसकी चिंता एल्डर्स को लेकर नहीं थी, बल्कि इसलिए थी क्योंकि वो फिर से गलत जगह आ गया था। 9 बूढ़े आसमान से नीचे उतरे और तीनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें खा जाएंगे। उन सब में से एक, बिखरे बालों वाला सबसे ताकतवर, आगे बढ़ा और थूकते हुए बोला, तुम लोगों ने क्राउन प्रिंस का महल तबाह करके अपनी मौत को खुद बुलाया है, लगता है। हिज हाइनेस कहाँ है? टूआबा ल्यूफेंग का दिल बैठ गया। उसकी पीठ से पसीना बहने लगा। अकेला ये आदमी ही उन्हें निपटाने के लिए काफी था, क्योंकि वो पीक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट था। 2 साल में तो ये पक्का इथीरियल स्टेज का एक्सपर्ट बन जाएगा और एम्पायर के लेजेंड्स में शामिल हो जाएगा। अब उसके होते हुए इन तीनों के पास बचने का कोई चांस नहीं था। टूआबा ल्यूफेंग की उम्मीदें टूट चुकी थीं। पता नहीं जुओ फैन का आना हमारे लिए सौभाग्य है या विनाश। उसकी बहन को तो क्राउन प्रिंस से फिलहाल आजादी मिल गई जुओ फैन की वजह से, लेकिन अब टूआबा परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शायद उन्हें गद्दार भी घोषित कर दिया जाएगा। टूआबा लियानेर को भी ये बात समझ आ गई थी और वो जुओ फैन की ओर देख रही थी, जो अभी भी सब कुछ अनदेखा कर रहा था। मैंने सवाल पूछा था, हिज हाइनेस कहाँ है? जब सब चुप रहे तो वो बूढ़ा गुस्से में दहाड़ा। टूआबा ल्यूफेंग कांप गया। बोल पाना मुश्किल हो गया। लियानेर ने ठंडी नजरों से क्राउन प्रिंस की तरफ इशारा किया। वो रहा, अब भी पहचान पाते हो उसे? वो क्राउन प्रिंस है। सबके मुंह से हैरानी में निकला, क्योंकि वहां पड़ा इंसान अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। वो जो कभी हैंडसम और राजसी दिखता था, अब एक भयानक हालत में पड़ा था। उसकी आंखें सूजकर बाहर निकल रही थीं, नाक किसी गड्ढे जैसी टेढ़ी हो चुकी थी और उसके दांतों की जगह खून से भरा गड्ढा था। उसे पहचान पाना भी मुश्किल था अगर लियानेर ने इशारा न किया होता। उसका चेहरा देखकर सब स्तब्ध रह गए, जैसे कोई डरावना सपना हो। बूढ़ा दहाड़ा, ये क्राउन प्रिंस का चेहरा है। कौन था वो पागल जिसने इसे इस हाल में पहुंचा दिया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े का गुस्सा फूट पड़ा। बोलो, किसने किया ये सब? उसकी खाल उधेड़ दूंगा, हड्डियां पीस दूंगा। मरने से पहले उसे हर पल का पछतावा करवा दूंगा। टूआबा ल्यूफेंग 9 लोगों की डरावनी प्रेजेंस से कांप उठा और जुओ फैन अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया था। वेनरेबल्स, ये सब मैंने किया है। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। लियानेर ने हिम्मत जुटाकर बोला। सिस्टर, टूआबा ल्यूफेंग की आंखों से आंसू निकल आए। ठीक है, लियानेर ने बीच में ही रोक दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। तियानियो हमेशा कहता था कि औरतें खतरनाक होती हैं और आज मुझे मानना पड़ेगा। अगर मैं ना होती तो टूआबा परिवार का ये हाल नहीं होता। ये सब मेरी गलती है और इसका जिम्मा भी मुझे ही लेना चाहिए। उसकी बातों में गम और हार साफ झलक रहा था। टूआबा ल्यूफेंग का दिल फट रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। लियानर अपनी जान देकर सब कुछ खत्म करना चाहती थी, ताकि कम से कम अपने भाई और जुओ फैन को भागने का मौका दे सके। लेकिन टूआबा ल्यूफेंग कैसे देख सकता था कि उसकी बहन अकेले सब कुछ झेले? टूआबा ल्यूफेंग ने जुओ फैन की तरफ देखा और चिल्लाया, जुओ फैन, हरामी, तू मर्द कहलाता है, एक लड़की के पीछे छुपा बैठा है। ब्रदर, लियनर चिल्लाई, क्योंकि उसने सब तय कर लिया था। फिर उसका भाई जुओ फैन को क्यों घसीट रहा है? टूआबा ल्यूफेंग पूरी तरह से तय कर चुका था। क्राउन प्रिंस को नुकसान पहुंचाना मतलब सीधा राजद्रोह, और ये इल्जाम लियनर पर नहीं लग सकता था। ये सब जुओ फैन की वजह से हुआ था। अब जाकर उन 9 वेनरेबल्स ने जुओ फैन को गौर से देखा, जो अब तक एकदम शांत खड़ा था। वो सब एकदम सचेत हो गए। 8th लेयर रेडियंट स्टेज, इसमें तो ताकत है। आगे वाला एल्डर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अब समझ आया, ये सब तूने किया है। लड़की को बीच में डालकर बचना चाहता है। हाँ, जब गार्ड ने हमें रिपोर्ट दी थी तो कहा था कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लड़की कैसे सब पर भारी पड़ सकती है? अब तेरी हाई कल्टीवेशन देख के सब समझ आ गया। अगर हम 9 ना आते तो पूरी क्राउन प्रिंस की सेना को तू अकेले ही खत्म कर देता। हा। जुओ फान अब भी गहरे सोच में डूबा था। वो एल्डर समझ बैठा कि जुओ फान डर गया है और हंसते हुए बोला, हा, लगा था बड़ा दिलेर है तू, पर अब लगता है तू भी डरपोक है। समझ में आता है, क्योंकि एक 8th लेयर रेडियंट स्टेज वाला भी हम 9 से नहीं बच सकता। डरना लाजमी है, लेकिन एक लड़की के पीछे छुपना, शर्म आनी चाहिए तुझे। हा। बाकी 8 एल्डर भी उसे उसी नजरों से देख रहे थे जैसे कुछ नहीं समझा। सर जुओ, मैं स्नो लोटस सीड्स ले आया, एक आवाज आई और 6th प्रिंस खुशी से कूदता हुआ आया। जुओ फान जैसे नींद से जागा, इतनी देर क्यों लगाई? जल्दी डाल इन्हें, देखना है ये चीज असल में कितनी खास है। 9 एल्डर्स के मुंह की हंसी वहीं अटक गई जब उन्होंने देखा कि वो उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। वो दोनों अब लेक के पास खड़े थे और बीज डाल रहे थे। एल्डर्स के चेहरों पर अजीब सा गुस्सा छा गया। कमाल है, हम समझ रहे थे ये डर रहा है, लेकिन असल में तो ये हमें इग्नोर कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है।
सुन बे, अपनी हाई कल्टीवेशन के घमंड में मत रहियो। तूने क्राउन प्रिंस का महल तबाह किया है, अब इसका अंजाम भुगत। सिक्स्थ प्रिंस, मैंने सुना ये देखने में शानदार होता है, पर ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। सर जुओ, ये सच में बहुत खास चीज है, भरोसा रखो। बहुत ही दुर्लभ नजारा है दुनिया में, आपको निराश नहीं करेगा। अच्छा फिर ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जुओ फान और सिक्स्थ प्रिंस लेक की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मेले में घूमने आया हो। दोनों बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ तोबा, ल्यूफेंग, लियानेर और वो एक एल्डर अब जुओ फान को डर के मारे देख रहे थे। बूढ़े का मुंह चढ़ गया और वो चिल्लाया, खत्म कर दो इस ढोंगी को, मैं इसका खून चाहता हूँ। हाँ सर, बाकी 8 एल्डर्स झुककर बोले और सीधा जुओ फान की ओर झपटे। उनकी एनर्जी आसमान को काट रही थी। जुओ फान बचो, लियानेर चिल्लाई। अरे नहीं, ये ब्लड थर्स्ट का असर लेक पर पड़ रहा है, वो डर के मारे कुछ दिखा ही नहीं रहा। सिक्स्थ प्रिंस कांपते हुए बोला। जुओ फान का चेहरा गुस्से में आ गया। उसने पीछे देखा और जब 8 एल्डर उसकी तरफ आ रहे थे तब उसने गुस्से से दहाड़ा, अबे बुड्ढों, दिमाग खराब कर रखा है क्या? तंग मत कर। एक जोरदार हवा का झोंका निकला और सीधा 8 एल्डर्स को चीर गया। वो बूढ़े कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। सब ऐसे गिरे जैसे लकड़ी के पुतले हों। तोबा, ल्यूफेंग और लियानेर के होश उड़ गए। ये क्या था? धड़ाक, एक जोरदार आवाज हुई और सबसे आगे खड़ा एल्डर कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। जब उस गेल ने उसे छुआ तब उसे समझ आया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये सोल इम्पैक्ट है, ये इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट है। जुओ फान फिर लेक की तरफ मुड़ा और पूछा, सिक्स्थ प्रिंस, अब तो शांति है, अब कुछ दिखेगा? हाँ, अभी दिखेगा, सिक्स्थ प्रिंस हंसते हुए बोला। दोनों फिर लेक की तरफ देखने लगे जैसे बस नजारा लेने आए हों। सब कुछ फिर से शांत लगने लगा। सिर्फ तुओबा, ल्यूफेंग, लियानेर और बचा हुआ एल्डर अब जुओ फान को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई डरावना सपना देख रहे हों। ये आदमी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। तुओबा, ल्यूफेंग के दिमाग में तो अब न जाने क्या क्या चल रहा था। हम 15 मिनट बाद एकदम शांत झील में थोड़ी हलचल हुई। उसमें जो स्नो लोटस के बीज थे वो धीरे धीरे बुलबुले छोड़ रहे थे। हर बार जब कोई बुलबुला फूटता उसके नीचे का बीज गायब हो जाता। अब तो लहरें बढ़ती ही जा रही थीं। जू फैन पूरी तरह फोकस में था, देख रहा था कि झील के नीचे से हजारों फूल ऊपर आकर पानी की सतह पर तैर रहे हैं, सूरज की रोशनी में झूमते हुए। कुल मिलाकर 1000 फूल थे जो ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई डांस कर रहे हों। जू फैन की आंख फड़क उठी। उसने सीधे छठे प्रिंस की तरफ देखा। वो प्रिंस तो बहुत मस्त मूड में था। बोला, तो बोलो सर, जू कैसे लगा? क्या जबरदस्त है ना? हे। जू फैन ने सिर हिलाया। अगर 2-4 फूलों में ही कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी होती तो ठीक था, वो तो प्रजाति पर निर्भर हो सकता है, लेकिन एक साथ हजारों फूलों में एक जैसी हरकत, और वो भी सब झील के नीचे से, अब ये कुछ अलग ही बात थी। आखिर झील के नीचे ऐसा क्या छुपा है जो ये सब हो रहा है? जू फैन ने छठे प्रिंस से पूछा, तूने जो कहा था कि ये बस दिखाने के लिए नहीं है, कोई सीन है यहाँ, वो क्या मतलब था? हे, बात कुछ ऐसी है। छठा प्रिंस भौं हिलाते हुए थोड़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। रिवाइवल, ऐसा अनुभव शायद आपने भी कभी ना किया हो सर जू। जू फैन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। छठा प्रिंस फिर सीधा गया अपने डरावने चेहरे वाले बड़े भाई क्राउन प्रिंस के पास। मेरे ये बड़े भैया परफेक्ट कैंडिडेट हैं सर के लिए ये चीज देखने के लिए। उसने स्नो लोटस के बीज उठाए और उन्हें ऊपर हवा में उछालते हुए चिल्लाया, खाले फूल परी। धड़ाम, तेज धमाके के साथ झील फट पड़ी। पानी एक बड़ा सा फव्वारा बनकर ऊपर उछला और हवा में घूमता हुआ सारे बीजों को पकड़ लिया। फिर वो वापस झील में चला गया और पानी की हल्की हल्की बूंदें चारों तरफ बिखर गईं। हर बूंद जब किसी चीज से टच हो रही थी तो उसमें से हल्की सी गोल्डन चमक निकल रही थी। जब वो बूंदें क्राउन प्रिंस पर पड़ी तो उसके डरावने चेहरे में धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। उसके टूटे दांत तक वापस आ गए, यहाँ तक कि थोड़े दूर खड़े टोबा, ल्यूफेंग को जिसे वो गोल्डन ग्लो छू तक नहीं पाया, वो भी एकदम सही हो गया। जू फैन सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे खड़ा था। इतनी तेज हीलिंग मेरी रिटर्निंग ड्रैगन्स रोर से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। सर जू, अब तो मान गए ना? छठा प्रिंस हंसते हुए बोला। क्राउन प्रिंस फट से खड़ा हुआ और डरते हुए जू फैन को देखा, फिर डर के मारे भाग गया। उसे अब जू फैन से दूर ही रहना था। जू फैन सिर हिलाते हुए एकदम उसके सामने पहुंचा। उसके सिर को पकड़कर पास ही पड़े पत्थर पर दे मारा, फिर वही घिनौनी नजर से उसे देखा और जमीन पर फेंक दिया। क्यों? क्राउन प्रिंस ने रोते हुए कहा। उसका खून से लथपथ टूटा मुंह हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने कुछ किया भी नहीं, कहा भी नहीं, तो फिर क्यों? छठा प्रिंस भी थोड़ी हैरानी में था। जू फैन ने कंधे उचकाए। बस यूं ही थोड़ा सुकून मिलेगा जब इसकी बकवास फिर से हवा में जहर न घोले। ये तरीका काम करता है, छठा प्रिंस बोला। क्राउन प्रिंस अब रो रहा था, पूरी तरह दुख में डूबा। और हाँ, ये तरीका तो जबरदस्त काम कर गया। जबकि टोबा भाई बहन चुपचाप जू फैन को देख रहे थे, वही एक अकेला था जो बोल भी रहा था और सीन भी बना रहा था। अब तक क्राउन प्रिंस 2 बार पिट चुका था और दोनों बार एक ही आदमी के हाथों, और दूसरी बार तो बिना किसी वजह के।
जू फैन ने किसी को नजरअंदाज करते हुए झील की तरफ देखा, फिर उन 8 मरे हुए एल्डर की तरफ। साफ था कि वो गोल्डन ग्लो असली रिवाइवल नहीं कर सकता, बस हीलिंग में बहुत ताकतवर है, क्योंकि जब किसी की सोल ही क्रश हो जाए तो उसका वापस आना नामुमकिन है। अब देखना था कि वो गोल्डन चमक आ कहां से रही थी। जू फैन ने अपना दायां हाथ उठाया जो एकदम लाल और डरावनी चमक से घिरा हुआ था। किलिन आर्म। जू फैन ने अपना हाथ झील की ओर एक जोरदार झटके से फेंका। धड़ाम। वो हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी झील 2 टुकड़ों में बट गई। पानी 300 मीटर ऊपर तक उठ गया और दोनों ओर गिरने लगा। झील का तल पूरी तरह से सामने आ गया। सर जू, ये आप क्या कर रहे हो? छठा प्रिंस एकदम चौंक गया। जू फैन बोला, देख रहा हूँ नीचे क्या है, पर वहां कुछ भी नहीं है। छठा प्रिंस बोला, जब से ये चीज मिली है बड़े भैया ने कई लोगों को नीचे भेजा लेकिन कुछ नहीं मिला। जू फैन ने ध्यान से देखा, फिर बोला, किसी और से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे भी नहीं होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी सोल पूरी झील पर फैलाई, हर कोने में महसूस किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। क्या सच में कुछ नहीं है? फिर जैसे ही वो हार मानने वाला था, एक हल्की सी फीलिंग आई एक कोने में। जू फैन ने उस जगह पर पूरा ध्यान लगाया, लेकिन फिर भी कुछ साफ नहीं हुआ। फिर वही फीलिंग दोबारा आई। इस बार जू फैन ने पूरी ताकत से ध्यान लगाया और उसकी दाईं आंख में 6 गोल्डन हालोस चमक उठे। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 6th स्टेज वॉइड डोमेन। धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी दीवार से टकरा गया हो। जू फैन ने मुस्कुराते हुए उंगली से इशारा किया और उसकी आंख से शक्ति निकली। उसके सामने एक हथेली के आकार की स्पेस पॉकेट बनी, जिसमें एक उंगली जितना छोटा गोल्डन इंसान था। उसके पारदर्शी पंख थे जो तेजी से फड़फड़ा रहे थे। उसके हाथ में कुछ स्नो लोटस के बीज थे और वो जू फैन को घबराकर देख रहा था। ये क्या है? छठा प्रिंस हैरानी से बोला। जू फैन ने बताया, फ्लावर स्पिरिट। ये इस दुनिया में पैदा हुई एक विशेष आत्मा है, जैसे फायर स्पिरिट या ब्लड स्पिरिट होते हैं। नेचर इसे पालती है जब तक कि इसमें स्पिरिचुअलिटी ना आ जाए। ये लकड़ी तत्व से जुड़ी होती है जो जीवन से भरी होती है, इसलिए इसकी हीलिंग बहुत जबरदस्त है। लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन इसे साथ रखना दवाइयों से कहीं बेहतर है। छठा प्रिंस तो समझ नहीं पाया ज्यादा कुछ, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि ये बहुत कीमती चीज है। फ्लावर स्पिरिट नेचर की दुलारी होती है और बहुत छिपने में एक्सपर्ट होती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इसे महसूस नहीं कर सकते, पकड़ना तो दूर की बात है। लेकिन मेरी वॉइड डोमेन एक स्पेस पॉकेट बना सकती है। एक बार लोकेशन पकड़ ली तो इस छोटे को पकड़ना मेरे लिए आसान है। हाँ 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 हाँ। जू फैन ने उसे हाथ में पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर एक सनकी सी मुस्कान थी, है ना? वो छोटा सा स्प्रिट छटपटा रहा था भागने के लिए, लेकिन जू फैन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका सारा जोर बेकार गया। आखिर में उसने हार मान ली। धड़ाम। जो भारी भरकम पानी ऊपर उठा था, अब वो जोर से गिरा और शोर मचा दिया, लेकिन जू फैन को फर्क नहीं पड़ा। वो तो उस छोटे से स्प्रिट को पकड़कर आगे बढ़ चला। छठा प्रिंस फौरन पीछे से बोला, सर जू, आप जा कहाँ रहे हो? जहां मुझे जाना था वही। जू फैन की आंखों में चमक थी। एक खास जगह जहां गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वही ऐसी परी को जन्म देती है। लेकिन इस झील में तो वैसा कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये परी यहाँ शिफ्ट होकर आई है। अब ये मुझे सही जगह तक ले जाएगी। हाँ हाँ हाँ। छठा प्रिंस भी फौरन पीछे दौड़ पड़ा। सर जू, मैं भी चल रहा हूँ। वो छोटी सी परी गुस्से में हाथ बांधकर जू फैन को ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, तू ही अकेला जाएगा, सपना देख। हाँ 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 छोटू, तेरी तो हिम्मत ही ज्यादा है। जू फैन ने मुस्कुराते हुए उसकी कड़ी नजरों को देखा और उसकी बाईं आंख में एक ब्लैक थंडर फ्लेम चमक उठा। कभी कभी ज्यादा अकड़ दिखाने की कीमत चुकानी पड़ती है, तैयार है ना? वो स्प्रिट एकदम कांप उठा, पसीने पसीने हो गया। नीचे पानी जमा हो गया, जैसे डर के मारे पेशाब निकल गया हो। उस ब्लैक थंडर फ्लेम से उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सर्वनाश सामने खड़ा है। जू फैन ने उसे कसकर पकड़ लिया और वहां से निकल पड़ा। छठा प्रिंस उसकी परछाई में सा पीछे पीछे। टॉबा फैमिली की दुर्दशा। और जहां तक टॉबा फैमिली की बात है, जू फैन के पास अब उनके लिए टाइम नहीं था। वो एल्डर जो पीक रेडिएंट स्टेज का था, अब तक कांप रहा था, वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि जू फैन ने कैसे उसके 8 लोगों को एक झटके में मार डाला। वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। जू फैन की पीठ को देखती हुई लियानर का मन बैठ गया। पहले तो उसे पूरी तरह मायूसी हुई, फिर थोड़ी उम्मीद जगी, फिर झटका लगा और फिर से मायूसी, लेकिन आखिर में वो गुस्से में आ गई। टॉबा ल्यूफिंग ने लंबी सांस ली। लियानर, मुझे खोल दे और मेरी सील हटा दे। अरे हाँ। अब लियानर को अपने भाई की हालत याद आई और वो जल्दी से उसका युआन क्यूई खोलने लगी। टॉबा ल्यूफिंग को आखिरकार आजादी मिल गई। वो चारों तरफ देखने लगा, देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब भी एक ही जगह बैठा है, जैसे होश में ही ना हो, तो बोला, लियानर, इस बार मामला बहुत सीरियस है। हमें तुरंत पिता जी के पास जाना होगा। हमें उन्हें लेकर भाग जाना चाहिए। क्राउन प्रिंस का महल जो तबाह हुआ है, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। जू फैन एक बेमुरवत दरिंदा है जो हर जगह हलचल मचा रहा है और हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। हमें अपना घर छोड़कर भागना ही होगा। भैया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? लियानेर ने नाराज होकर उसे घूरा।
अगर वो ना होता तो क्राउन प्रिंस के हाथों हम दोनों की क्या हालत होती, सोच भी नहीं सकती। तुओबा ल्यूफेंग ने सिर हिलाया। हाँ, उस लड़के ने सब बर्बाद किया, लेकिन उसने हमारी मदद भी की। इसके लिए हमें उसका एहसान मानना चाहिए। लेकिन पहले हमें यहाँ से भागना होगा और इस झमेले में और नहीं पड़ना चाहिए। लियानेर ने हामी भरी और दोनों उड़कर वहां से चले गए, बूढ़े एल्डर को वही छोड़कर जो अब भी सदमे में था। हाय वेनरेबल, कदमों की आवाज हुई। एक गार्ड अंदर आया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां तो बस वही एल्डर बैठा था। एल्डर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। गार्ड ने गहरी सांस ली और उसके कान में चिल्लाया, हाय वेनरेबल, वो राक्षस जा चुका है। थरथराते हुए एल्डर आखिरकार होश में आया। जुओ फैन को आसपास ना देखकर उसने राहत की सांस ली और उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी उसे नीचे कुछ ठंडा महसूस हुआ। नीचे देखा तो पैंट गीली थी। गार्ड हंस पड़ा और एल्डर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घूर कर देखा तो गार्ड का चेहरा उतर गया। खाक, वो चला गया क्या? काफी पहले। कितनी देर पहले? 15 मिनट, गार्ड ने झुककर जवाब दिया। एल्डर ने आंखें सिकोड़ते हुए सिर हिलाया। तो अब तक मुझे जगाया क्यों नहीं? क्योंकि तुओबा भाई बहन। धड़ाम। गार्ड की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि एल्डर ने उसे एक थप्पड़ में मार गिराया। आसपास नजर दौड़ाते हुए एल्डर की आंखें सख्त हो गईं। मूर्ख, तू सोचता है इतनी बातें सुनने के बाद तुझे जिंदा छोड़ दिया जाएगा? जब उसने देख लिया कि आसपास कोई और नहीं है तो अपनी रिंग से एक नया पैंट निकाला और पहन लिया। फिर क्राउन प्रिंस के पास दौड़ते हुए पहुंचा। योर हाइनेस, आपको क्या हो गया है? लीजिए, ये हीलिंग पिल लीजिए। नहीं। क्राउन प्रिंस की आंखों में नफरत जल रही थी। टूटे हुए दांतों के बीच से वो बोला, मुझे एल्डर हु के पास ले चलो, मुझे बदला चाहिए। एल्डर झुक गया। जैसा आदेश। वो प्रिंस को उठाकर निकल गया। राजधानी में एक बहुत बड़ा आंगन था जहां एक विशाल शेर की मूर्ति बनी थी जिस पर लिखा था ऑनर और लॉयल्टी। दरवाजे के ऊपर लिखा था तुओबा मनोर। गेट जितना शानदार था, हवा उतनी ही सर्द और बेरंग थी। वो ठंडी हवा राजधानी की धूल के साथ साथ एक वीरान एहसास लेकर आई थी। मनोर के अंदर 2 आदमी सीधे बैठे थे। एक था क्वानरोंग का पूर्व कमांडर और दूसरा था इंपीरियल ट्यूटर हान तिएमो। तुओबा तिएशान के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। फिर अचानक वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। गार्ड, 8 वुल्फ वार्डन्स को बुलाओ, मैं खुद क्राउन प्रिंस के महल जा रहा हूँ। रुको भाई तुओबा, मामला और बिगड़ जाएगा, हान तिएमो ने समझाया। तुओबा तिएशान ने सिर झटकते हुए कहा, भाई, ल्यूफिंग मेरा इकलौता बेटा है जो अब क्राउन प्रिंस के महल में फंसा है। मैं शांत कैसे रह सकता हूँ जबकि हिज हाइनेस कुछ भी कर सकता है? तुम कितने भी बेचैन हो, लेकिन सिटी गार्ड्स लेकर वहां नहीं जा सकते। हान तिएमो ने सिर हिलाया। अगर तुम गार्ड्स लेकर क्राउन प्रिंस के खिलाफ गए तो उसी वक्त तुम्हें देशद्रोही मान लिया जाएगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मान लो कि तुम सभी लोगों को इकट्ठा कर भी लेते हो तो क्या? अब तुम गार्ड्स के कप्तान हो, वो पुराने कमांडर तुओबा नहीं जिनके पास लाखों की सेना थी। क्राउन प्रिंस मैनर में एक से बढ़कर एक ताकतवर हैं, 9 बड़े वैनरेबल्स हैं। तुम जाकर क्या कर लोगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धड़ाम। तुओबा तिएशान ने मेज पर मुक्का मारा। लेकिन एक पिता होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि कोशिश करूं। शांत हो जाओ भाई तुओबा, हान तिएमो ने गहरी सांस ली। क्यों ना हम दरबार के बाकी अधिकारियों को इकट्ठा करें और हिज मेजेस्टी से दया की गुहार लगाएं, शायद वो तुम्हारे बीते कामों की इज्जत करे। तुओबा तिएशान ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं। इस बार हिज मेजेस्टी ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्राउन प्रिंस को पूरा हक दिया गया है। कोई अगर दखल देगा तो उसे मार दिया जाएगा। दरबार में कौन ऐसा होगा जो इस खतरे को उठाए? हान तिएमो ने लंबी सांस ली। हिज मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को बहुत ज्यादा छूट देता है, लेकिन अपने मंत्रियों पर बहुत सख्त है। लोग उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। मास्टर, एक नौकरानी दौड़ती हुई आई। यंग मिस, वो क्या हुआ उसे? तुओबा तिएशान चौंका। नौकरानी घबरा गई। यंग मिस ने मुझे बेहोश कर दिया और भाग गई। जरूर वो यंग मास्टर को बचाने क्राउन प्रिंस मैनर जा रही है। उस लड़की की तो क्या वो मुझे तिलमिला के मारना चाहती है? तुओबा तिएशान गुस्से में चिल्लाया। 8 वुल्फ वार्डन को हुक्म दो, सब लोग क्राउन प्रिंस मैनर को घेर लो। भाई तुओबा, तुमको शांत रहना होगा। नहीं, इस बार नहीं। कम से कम मैं अपने दोनों बच्चों को वहां से निकाल लूं और सारा दोष खुद पर ले लूंगा। तुओबा तिएशान अब ठान चुका था। हान तिएमो ने गहरी सांस ली। तुओबा तिएशान, क्या तुम वाकई अपने अब तक के सारे कामों को मिटा देना चाहते हो? क्या तुम वाकई क्वानरोंग के लिए गुनहगार बनना चाहते हो? तुओबा टिशन कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में पक्का इरादा था। क्वानरोंग का कमांडर बनकर मैंने सारी जिंदगी देश की सेवा की है और कभी धोखा नहीं दूंगा। हिज मैजेस्टी मुझे भले ही छोड़ दे, लेकिन मैं शिकायत नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बाप भी हूँ। मैं कैसे चुपचाप बैठकर देख सकता हूँ कि मेरे बच्चों को नाहक सजा दी जा रही है? हाँ टीईएमओ, अगर आज मुझे गुनहगार ठहराया जाता है और मेरा सिर शहर के फाटक पर लटका दिया जाता है तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए जो बन पड़ा वो किया। तुओबा टिशन वहां से निकल पड़ा। हाँ, टीईएमओ भी गहरी सांस लेकर उसके पीछे चल पड़ा। कमांडर, सारे लोग तैयार हैं, आपके आदेश का इंतजार है। मैनर के बाहर 8 वुल्फ वार्डन्स खड़े थे। तुओबा टिशन ने उन्हें देखा और गर्जा, चलो। यस सर।
एट वुल्फ वार्डन्स ने झुककर कहा। उनकी आंखों में जोश था। पिछले 8 सालों से उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया था, हर वक्त रोक दिया गया। अब जाकर उन्हें खुलकर कुछ करने का मौका मिला था, वो भी क्राउन प्रिंस के खिलाफ। और फिर भी उनके चेहरे पर खुशी थी। उनके लिए ये गर्व की बात थी कि वे कमांडर के आदेश में जा रहे थे। रुको टुओबा टीशान। हाँ, टीईएमओ आ पहुंचा। टुओबा टेशन ने पीछे देखे बिना कहा, मेरा फैसला पक्का है। मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, पुराना दोस्त। अच्छा होगा अगर मैं हिज हाइनेस को मना सका, वरना मुझे भी तुम्हारे साथ गुनहगार कहलाना मंजूर है। टुओबा टीशन कांपा, फिर हंस पड़ा। बढ़िया, हा हा हा। सेना चल पड़ी। उनके हौसले बुलंद थे, जोश भरा हुआ था। लेकिन अभी 2 कदम ही चले थे कि सामने एक लड़खड़ाता हुआ शाही महल का सैनिक आ गया। क्या हिज मैजेस्टी को पता चल गया? क्या वो हमें रोकने आया है? टुओबा टीशन और बाकियों के मन में टेंशन थी। अगर ये एम्परर का संदेश है तो उनके सामने एक पूरी सेना होनी चाहिए रास्ता रोकने को। लेकिन वो इंपीरियल गार्ड तो खुद उन्हें देखकर घबरा गया। कमांडर टूबा, आप सच में एम्पायर के गॉड ऑफ वॉर हैं। कितनी गहरी समझ है आपकी कि आपने पहले से भांप लिया कि इंपीरियल पैलेस पर खतरा है और मदद भेज दी। इंपीरियल पैलेस खतरे में है? टुओबा टीशन और बाकी सब चौंक गए। सांस फूलती हुई इंपीरियल गार्ड के चेहरे पर डर था। हाँ, सिक्स्थ प्रिंस एक नौजवान को साथ लेकर इंपीरियल पैलेस में घुस गया है। वो कोई रोक नहीं पा रहा। वो ऑलमोस्ट हिज मैजेस्टी के कमरे तक पहुंच चुका है। बूम! महल के दरवाजे से इंपीरियल गार्ड्स की लहरें निकलती चली आ रही थीं, लेकिन जोरदार धमाकों ने उन्हें उड़ाकर रख दिया और वो सब अपने ही टुकड़ों में बिखर गए। हर ओर खून की हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो नजारा हजारों सोल्जर्स की बेरहम और अंधेरे अंत की गवाही दे रहा था। जुओ फैन ने अपने लाल रंग के दाहिने हाथ को झटका दिया और बाएं हाथ में पकड़ी हुई फ्लावर स्पिरिट को ऐसे घूरा जैसे वो बस घास काट रहा हो, ना कि लोगों का कत्लेआम कर रहा हो। अब बताओ किस तरफ जाना है इस बार? कोई चालाकी मत करना, समझी? डरी सहमी फ्लावर स्पिरिट ने कांपते हुए सिर हिलाया और एक ऊंची दीवार की तरफ इशारा किया। बूम! एक और धमाका हुआ। जुओ फैन को सामने के गेट से घूमकर जाने में टाइम वेस्ट लग रहा था, तो उसने खुद ही 50 मीटर ऊंची दीवार में नया रास्ता बना डाला। छठा प्रिंस, जो एक सच्चे फैनबॉय की तरह उसके पीछे ही चिपका हुआ था, सोच रहा था कि जुओ फैन अब इंसान रहा भी है या नहीं, क्योंकि वो तो बस किसी गुस्साए हैवान की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। अगर रास्ता नहीं मिला तो खुद बना लेता था। जो भी उसके रास्ते में आता वो बस लाश बनकर ही गिरता। या शायद अब जुओ फैन के लिए ये लोग इंसान थे ही नहीं, बस रुकावटें थीं। छठा प्रिंस, सर जुओ तो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये इंपीरियल पैलेस है और ये यहाँ धड़ल्ले से लोगों को मारते हुए घुस रहे हैं। उनकी ताकत के सामने किसी की नहीं चलेगी, लेकिन जब ये चले जाएंगे तो फंसेंगे आप। वो तो निकल लेंगे बेफिक्र होकर, लेकिन आप फंस जाओगे। जिन भूमान और उसके 3 एल्डर जोश में जुओ फैन के पीछे चले आए थे, लेकिन अब सब देख के डर गए और प्रिंस से विनती करने लगे। छठे प्रिंस, हमें अभी निकल जाना चाहिए जब तक योर मैजेस्टी को आपके इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं चला है। बाद में कह देंगे कि जुओ फैन ने जबरदस्ती करवाई थी और हम बचे रहेंगे। छठा प्रिंस सोच में था, लेकिन फिर चिढ़कर बोला, हूफ, सर जुओ मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा है कि उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाऊंगा और वही करूंगा। अब जब हम बस पहुंच ही गए हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा ताकि गवाही दे सकूं। अगर तुम लोग डरते हो तो चले जाओ। अपना कपड़ा झटकते हुए छठा प्रिंस उन चारों को जाने का इशारा देकर फिर जुओ फैन के पीछे दौड़ पड़ा। सर जुओ, जरा रुकिए मेरे लिए। ये सब पागलपन है। जिन भगवान ने लंबी सांस ली, लेकिन फिर खुद ही सोच लिया, चलो जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो भी दौड़ पड़ा उनके पीछे। आखिरकार छठा प्रिंस उनका लीडर था। जुओ फैन के पीछे पीछे कुछ लोग डरते डरते चले जा रहे थे, लेकिन जुओ फैन तो किसी भी इंसान या पत्थर को बिना रुके कुचलता चला जा रहा था। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो बाकी सब क्या करेंगे? छठा प्रिंस तो बस अपने आइडल को देखते हुए खुश होता रहा, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। योर मैजेस्टी, वो अपराधी अब सिर्फ 1000 मीटर दूर है। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। योर मैजेस्टी, अब तो 800 मीटर ही रह गए हैं, प्लीज निकल जाइए। योर मैजेस्टी। महल के एक शांत बाग में ये चैन भरे पल तब टूटा जब अलग अलग आवाजें घबराते हुए चिल्लाने लगीं। इंपीरियल गार्ड्स एक के बाद एक भागे चले आ रहे थे, सब परेशान और डरे हुए। उनकी बात हर बार एक जैसी होती, वो आदमी पास आ रहा है और हम उसे रोक नहीं पा रहे। अब महल के लोग डर गए थे, लेकिन साथ ही हैरान भी थे। यह अजीब सा इंसान आया कहां से? क्वान रोंग ने कब किसी इतने बड़े एक्सपर्ट से पंगा लिया था? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि वो एम्परर भी, जो सुनहरे कपड़े पहने हुए थे। वो अब गहरी सोच में थे कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जो इतनी भारी सजा मिल रही है। क्वान रोंग एम्पायर को बीस्ट टेमिंग सेक्ट का साथ प्राप्त है। हाँ, वो सेक्ट को नीचा दिखाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। तो फिर बूम! एम्परर के ख्याल उस धमाके से टूट गए। जब उन्होंने देखा तो पाया कि 100 मीटर दूर एक पूरा पहाड़ उड़ा दिया गया। धूल हटने के बाद कुछ लोग वहां से बाहर निकले। सबसे आगे जुओ फैन था और उसके साथ एम्परर का छठा बेटा। कुछ कदम पीछे चल रहे थे उसके बाकी साथियों में जिन भूमान और बाकी एल्डर लोग। एम्परर का चेहरा उतर गया। बेटा, तुम बगावत कर रहे हो क्या?
ये क्या कर रहे हो? एक आउटसाइडर के साथ मिलकर इंपीरियल पैलेस में घुस आए हो? क्या इसीलिए कि मैंने तुम्हें क्राउन प्रिंस का महल नहीं दिया? क्या वो झरना काफी नहीं था? क्या ये सब जरूरी था? मैं कितना बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ। इंपीरियल फादर, ये बगावत नहीं है और ना ही मुझे आपकी गद्दी चाहिए। आप बस चुपचाप बैठे रहिए, खाना खाइए, नाच देखिए और हमें इग्नोर कर दीजिए। एम्परर चौंक गए। अगर ये बगावत नहीं तो फिर इंपीरियल पैलेस में ऐसे घुस क्यों रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती? छठे प्रिंस ने गर्व से ठोड़ी उठाकर कहा, मैं तो बस अंदर जाना चाहता था, लेकिन गार्ड्स ने मेरी बात नहीं मानी। मेरा मेहमान थोड़ा अधीर है, उसे फौरन अंदर जाना था। वो गार्ड्स बेवजह हमें रोक रहे थे तो हम बस उन्हें पार करते चले गए। एम्परर की भौहें फड़क उठी और उन्होंने झुओ फैन को गौर से देखा। तुमने सिर्फ इसलिए इंपीरियल पैलेस तोड़ डाला क्योंकि तुम्हें जल्दी थी? तुम पागल हो गए हो क्या? थोड़ा इंतजार करके मुझसे मिलने नहीं आ सकते थे? छठा प्रिंस चुपचाप कंधे उचकाकर खड़ा रहा। उधर झुओ फैन ने उनकी बातों को एक कान से सुना भी नहीं, बस फ्लावर स्पिरिट की तरफ देखा जो अब एक पत्थरों के बगीचे की तरफ इशारा कर रही थी। इधर रुको, ये क्या कर रहे हो? एम्परर घबरा गए और चिल्लाए। झुओ फैन ने उनकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। छठा प्रिंस भी फिर से उसके पीछे पीछे चल दिया। एम्परर फिर से कांप उठे। बेटा, रोको इसे। माफ कीजिए इंपीरियल फादर, जब हजारों गार्ड्स कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? छठे प्रिंस ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। एम्परर ने सिर पकड़ लिया। सब खत्म हो गया, अब तो बस तबाही बाकी है। कौन अपराधी यहाँ शोर मचा रहा है जब टुओबा ताइशान यहाँ मौजूद है? ये गरजती हुई आवाज सुनकर टुओबा ताइशान हजारों सोल्जर्स के साथ बगीचे में आ पहुंचे और चारों तरफ से घेर लिया। एट वुल्फ वार्डन्स अब झुओ फैन के सामने खड़े थे, पूरे जोश में भरे हुए। योर मेजेस्टी, देर हो गई, इसके लिए माफ कीजिए, टुओबा तिएशान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। एम्परर ने राहत की सांस ली। कोई बात नहीं कमांडर टुओबा, तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। उस आदमी को पकड़ो, उसे सब कुछ तोड़ने से रोक दो। यस सर, टुओबा तिएशान ने झुककर जवाब दिया और चिल्लाए, एट वुल्फ वार्डन्स, उस आदमी को पकड़ लो। वार्डन्स अब बस हमला करने ही वाले थे कि रुको। टुओबा भाई बहन उसी वक्त वहां पहुंच गए। टुओबा तिएशान चौंक गए। लियू फेन, तुम सब? फादर, प्लीज वार्डन्स को रोक लीजिए, हम इस आदमी को छू भी नहीं सकते, वरना और भी जाने जाएंगी। टुओबा, लियूफेंग और लियानर जल्दी जल्दी कमांडर के सामने आकर बोले। झुओ फान की ताकत देखकर वो अब पूरी तरह से यकीन कर चुके थे कि पूरा टुओबा परिवार भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। टुओबा तिएशान हैरान रह गए। उनका परिवार हमेशा देश के लिए लड़ने वाला, बहादुर और सख्त रहा है। डरना उनके खून में नहीं, लेकिन अब उनके ही बच्चे उन्हें रोकने पर विनती कर रहे थे। ये आदमी कौन है जिसने इन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? टुओबा तिएशान ने गौर से देखा और पहचान लिया तियानियों का सबसे अच्छा स्टुअर्ड झुओ फान। 8 वुल्फ वार्डन्स ने भी देखा और वो भी दंग रह गए। झा लहन को अब भी उस पिछली हार का दर्द याद था। पुराना दुश्मन देखकर उनके अंदर का डर फिर से जाग उठा, इतना कि सब सहम गए। झुओ फान अब तक एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन फिर एम्परर ने पूछा, कमांडर टुओबा, आप इन्हें जानते हैं? सिर्फ जानता नहीं हूं, ये मेरी पूरी जिंदगी में इकलौता इंसान है जिसने मुझे जंग में हराया। टुओबा तिएशान ने लंबी सांस लेते हुए कहा। एम्परर चौंक कर बोले, मतलब 8 साल पहले वाला तियानियों का दूसरा गॉड ऑफ वॉर दुगु झांटियन का रिप्लेसमेंट? लेकिन ये क्वानरोंग में क्या कर रहा है? ये क्या जासूस है? पूरा टुओबा परिवार सन्न हो गया और एम्परर को अजीब नजरों से देखने लगे। योर मेजेस्टी, क्या आपने कभी कोई कमांडर देखा है जो मजदूरों जैसा काम करता हो?